हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक टर्म है विच इज इन्वॉल्व इन कोलिजन्स। कोलिजन के अंदर इन्वॉल्व होती है। व्हाट डू मीन बाय कोलिजन? कोलिजन इज द, आप कह सकते हैं दैट अ फिनोमिनन ड्यू टू विच द मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज चेंजेस ड्यू टू ईच अदर। एक दूसरे की वजह से अगर दो बॉडीज का मोमेंटम अगर चेंज होता है तो हम कह सकते हैं कि उन दोनों बॉडीज के बीच में कोलिजन हुआ है। हम कोलिजन को बेसिकली थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं। व्हाट आर दोज थ्री पार्ट्स? कोलिजन के अंदर वो थ्री पार्ट्स कौन से हैं? कोलिजन के अंदर वो थ्री पार्ट्स हैं हमारे पास। वन इज इलास्टिक कोलिजन। We can say that perfectly elastic collision. In every type of collision, the momentum is changed due to the presence of other. एक बॉडी का मोमेंटम दूसरी बॉडी की प्रेजेंस की वजह से चेंज होगा। ओनली इंटरनल फोर्सेस आर इन्वॉल्व। As internal forces are involved, the momentum of the system remains conserved. इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, बट द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड बिकॉज द मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज चेंजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अदर बॉडी। The momentum of one body changes due to the presence of other body. That is why momentum gets changed. So as a whole, the total momentum of the two bodies remains conserved. As far as elastic collision is concerned, the momentum is conserved as well as total mechanical energy is conserved. अगर कोई दूसरी फॉर्म चेंज नहीं हो रही है, we can say that total kinetic energy of the collision of the bodies remains conserved. यानी यहां पर क्या है, आपके पास मोमेंटम कंजर्व्ड है, मोमेंटम कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है। इलास्टिक कोलिजन, हम उस कोलिजन को बोलते हैं जिसमें आपके पास टोटल एनर्जी जो है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है। टोटल एनर्जी तो हमेशा ही कंजर्व होती है। तो यहां पर हमारे पास इलास्टिक कोलिजन में जो भी फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, इंटरनल फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर, राइट। डिटेल से लेटर ऑन भी पढ़ेंगे हम। दूसरा है हमारे पास पार्शियल इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन। ना तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, और मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। मोमेंटम तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, मोमेंटम विल ऑलवेज कंजर्व, राइट। थर्ड वन इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, द टू बॉडीज स्टिक टू ईच अदर आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद में दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाएंगी। दे विल मूव विद सेम वेलोसिटी, दे विल मूव विद सेम वेलोसिटी, राइट। द टू बॉडीज विल स्टिक टू ईच अदर। और यहां पर भी बात वही है, मोमेंटम जो है वो तो कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं है। और हाउ द पार्शियल इनइलास्टिक इज डिफरेंट फ्रॉम परफेक्टली इनइलास्टिक, टू बॉडीज stick to each other. What happens in a collision? In collision, first two bodies approach each other, the distance between the two decreases, and then what happens? Then after collision they either separates or move with same velocity. In terms of coefficient of restitution, it is found that coefficient of restitution in case of elastic collision is 1,
In case of elastic collision, it is 1. And in case of perfectly inelastic collision, it is equal to 0. And for partial elastic or inelastic collision, that is E is greater than 0, less than 1. E क्या है आपका? ग्रेटर देन 0 है, लेस देन किसके है? 1 के बराबर है. किसके अंदर? पार्शियल के अंदर, राइट? कोई कहे परफेक्टली इलास्टिक है, देयर नो नीड टू गिव कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. कोई कहे परफेक्टली इनइलास्टिक है, नो नीड टू गिव कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. व्हाट इज डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी और डिग्री ऑफ इनइलास्टिसिटी? वहां पर आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी. Now we would like to define what we would like to define the coefficient of restitution. Coefficient of what? Restitution. What is coefficient of restitution? Coefficient of restitution. What happens? जब दो बॉडी कोलाइड करती हैं, डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस. और जब दो बॉडी कोलाइड करके वापस सेपरेट होती हैं, रीस्टोरेशन टेक्स प्लेस. पहले क्या होता है? पहले जब हमारे पास दो बॉडी अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कोलाइड करती हैं. द टू बॉडीज गेट डिफॉर्म्ड. And due to their elastic behavior, now they want to restore their original configuration. It means that there is both type of impulses. What is impulse of restoration, and the second one is the impulse of deformation. अगर मैं मान करके चलूं कि R is the restoring force and D is the deformation force, then basically E is, this is the basic definition. कोई नहीं बताएगा ये definition, but this is the basic definition of impulse. RDT, coefficient of restitution. RDT, restoring force. बॉडीज एक दूसरे से टकरा रही हैं, डेफिनेटली देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द टू बॉडीज. और वो बाद में जैसे ही आपके पास एक दूसरे से अलग होंगी, देयर इज ए कैपेबिलिटी टू रिस्टोर द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. वो रिस्टोरिंग फोर्स कितना इंपल्स प्रोड्यूस करता है, डिवाइडेड बाय डिफॉर्मेशन फोर्स कितना इंपल्स प्रोड्यूस करता है. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. If we calculate it, it is found that a simple definition for coefficient of restitution जो आपके पास आम तौर पर बुक्स में लिखी होती है, and what is that? That is velocity of separation after collision. Velocity of separation after collision divided by velocity of approach before collision. क्या हुआ हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. किस वेलोसिटी से दोनों एक दूसरे को सेपरेट हो रहे हैं? How they are separating, कितनी वेलोसिटी से? The relative distance is increasing. सेपरेट किस वेलोसिटी से हो रहे हैं? डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. किस वेलोसिटी से वो अप्रोच कर रहे थे? We can represent E is equal to V2 minus V1 divided by U1 minus U2. This is the simple definition. Again, I am saying that V2 minus V1 is not a velocity difference. No, this is वेलोसिटी सेपरेशन. सेपरेशन की क्या वेलोसिटी है? जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उस वक्त हमें ये क्लियर होगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. हम वेलोसिटी डिफरेंस की बात नहीं करेंगे. दिस इज नॉट द वेलोसिटी ऑफ डिफरेंस, ध्यान रख लेना. तो V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2. एक सिंपल सा केस ले लेता हूं.
अगर मेरे पास इसकी वेलोसिटी u1 है, u2 है, एक दूसरे से कोलाइड हुए, कोलाइड होने के बाद में पहली की v1 हो गई, दूसरे के v2 हो गई। u1 अगर बड़ा होगा u2 से तो दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और फिर टकरा करके हमारे पास फिजिक्स में बॉडी जंप करके दूसरे की तरफ बहुत मुश्किल से जाती है। अदरवाइज आपकी जिसको ठोकर मारेगी वही आगे जाएगी। तो ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 ज्यादा हो जाएगा, v1 कम हो जाएगा। तो मोटे तौर पर हम डिफाइन करके चलते हैं v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। ये तब ट्रू है जब हमारे पास कोलिनियर है, नहीं तो हमें कंपोनेंट से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालने पड़ेंगे, राइट। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का बेसिक फार्मूला है। गांठ बांध लो। क्या हुआ हमारे पास? अगेन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, डिफरेंस नहीं है, सेपरेशन का डिफरेंस नहीं है। मान लो v1 और v2 वेलोसिटी है आफ्टर सेपरेशन, तो v2 माइनस v1 इज नॉट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंस हियर। यहां पर v2 माइनस v1 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और u1 माइनस u2 वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम बाद में बात करेंगे इस विषय में कि किस तरह से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिफरेंस से डिफरेंट है। वी विल डिस्कस इट लेटर। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, क्या डिस्कस करता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन प्लास्टिक कोलिजन के लिए परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए 0 है। क्या है? क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 के बराबर है। कैसे है? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन है कि द टू बॉडीज स्टिक विद ईच अदर, the two bodies stick with each other after collision। यानी मैं क्या लिख करके बताऊं आपको? मैं आपको बताता हूं कि भाई एक कोने में रख लेता हूं मैं। क्या है हमारे पास? E is equal to 0 for perfectly in elastic collision, right? E is equal to 0 for perfectly in elastic collision। तो फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए आपके पास E किसके बराबर है? 0 के बराबर है। कैसे है? इसलिए है क्योंकि आपके पास टू बॉडीज स्टिक विद ईच अदर आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद में दोनों बॉडीज जो हैं एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगी? स्टिक कर जाएंगी। इसलिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है हमारे पास वो इन इलास्टिक कोलिजन के लिए 0 है। बाय डेफिनेशन क्या है हमारे पास? बाय डेफिनेशन E किसके बराबर है? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। और ये क्या कहता है भाई? ये कहता है कि दोनों बॉडीज इन इलास्टिक कोलिजन के बाद में स्टिक कर जाती हैं। v2 किसके बराबर है? v1 के बराबर है। तो ये क्या हो गया? 0 हो गया। क्या चीज हो गई हमारे पास? ये 0 हो गई। ध्यान से देखिए, कई चीजें इंप्रूव करेंगे, कहीं नहीं मिलेंगी वो, कई चीजें इंप्रूव करके चलेंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E is equal to 1, E is equal to 1 for perfectly इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए हमारे पास E किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। कैसे प्रूव करें? हम प्रूव करते हैं, बड़ा इजी सा तरीका है प्रूव करने का। क्या प्रूव करूं? दोनों रूल अप्लाई कर देता हूं। कौन कौन से रूल? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंसीडर कोलिजन इन वन डायमेंशन, इजी ले लेते हैं। कोलिजन इन वन डायमेंशन अप्लाई करना आसान होगा। वन डायमेंशन मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसकी वेलोसिटी u1 है, मास m1 है। दूसरी बॉडी है
U2 है, मास M2 है, B है, दोनों कोलाइड हुई, कोलाइड होने के बाद में सेपरेट हुई, सेपरेट होने के बाद में पहली बॉडी का मास M1 जिसका था उसकी वेलोसिटी V1 हो गई, और दूसरी बॉडी जिसका मास M2 था उसकी वेलोसिटी V2 हो गई. And we are assuming that these all are collinear, all velocities are collinear. We are considering head-on elastic collision, right? So apply conservation of linear momentum, conservation of linear momentum, linear momentum conservation की बात करते हैं. तो what is initial momentum? Undoubtedly m1 u1 plus m2 u2. भाई पहली बॉडी की वेलोसिटी कितनी है u1 और मास कितना है m1, तो उसका मोमेंटम किसके बराबर हो गया? उसका मोमेंटम हो गया m1 u1 के बराबर. दूसरी बॉडी की वेलोसिटी कितनी है u2, मास कितना है m2, तो मोमेंटम कितना हो गया m2 u2 इज इक्वल टू व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन? m1 v1 plus m2 v2. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. क्या अप्लाई किया हमने? अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट. अब मैं बात करता हूं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात करके चलते हैं. तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. तो क्या हुआ मेरे पास? थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूं. अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. कुछ नहीं किया, केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अप्लाई कर दिया. टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन लिख दी और टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन लिख दी. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब मैं इसको m1 और m2 को किसी तरह से दूर फेंकना चाहूंगा, एलिमिनेट करना चाहूंगा. मुझे तो ये कैलकुलेट करना है कि भाई v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2 जो कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन है वो किसके बराबर है, ये मुझे फाइंड आउट करना है. तो थोड़ा सा मुझे मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ेगी कि किस तरह से m1 और m2 हमारी इक्वेशन से भाग जाएं. तो मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड में कन्वर्ट करता हूं और m1 के कोफिशिएंट्स इकट्ठे कर लेता हूं. कैसे? m1 u1 m1 v1, तो m1 हो गया मेरे पास u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2. क्या कर लिया हमने? m1 को लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया और m2 को राइट हैंड साइड में रख लिया. इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म में करते हैं, काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म में कर दिया. क्या हो गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. देखो कितनी अच्छी रिलेशन आ गई, कितनी अच्छी तो रिलेशन आ गई. अब क्या हुआ मेरे पास? अब आपके पास मोटी सी बात है. क्या हुआ? हुआ क्या? होना क्या था? फोर्थ इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं. क्या कर रहे हैं? फोर्थ इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करते हैं. तो m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा. लिख ही देता हूं m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को मैं एक बार ब्रेक कर लेता हूं. u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2 डिवाइडेड बाई m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल डिवाइडेड बाई m2 v2 माइनस u2. कुछ नहीं किया, फोर्थ इक्वेशन को रीअरेंज करके और डिवाइड कर दिया.
u1 माइनस वी1 से u1 माइनस वी1 कैंसिल हो गया, v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल करना है, चलो इसको माइनस प्लस कर दे, माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, कैंसिल हो गया, m1 से m1 कैंसिल हो गया, m2 से m2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया मेरे पास बच गया u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u2, दिस प्लस u2, तो ये क्या बच गया मेरे पास, व्हाट इज दिस, प्लस u2, this is u1 minus u2 is equal to v2 minus v1, राइट, और ये आ गया मेरे पास, क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू v2 minus v1 divided by u1 minus u2, कैलकुलेटेड। अब ये कहता है, अगर मैं बात करके चलूं थोड़ा सा और इंक्रीज करने की इसको, ये मेरे पास आ गया E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 और u1 माइनस u2। अब कोई कहे कि भाई पार्शियल में जो हमारे पास है, ये प्रूव करो E लेसर देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेसर देन इक्वल टू 1 है। अगर E 0 हो गया, अगर E क्या हो गया, 0 हो गया, तो E अगर हमारे पास 0 हो गया तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो गया, और E इज इक्वल टू 1 हो गया तो हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो गया। प्रूव करो कि E की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है, क्या दिक्कत है। Law of conservation of linear momentum is always valid. Law of conservation of linear momentum is always valid. इससे ये वाली इक्वेशन आई। हाँ, यहां क्या हुआ, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, या तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ तो सकती नहीं, टोटल एनर्जी बढ़ तो सकती नहीं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन क्या होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन डेफिनेटली आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, बिकॉज सम ऑफ द एनर्जी मे बी लॉस्ट, और ये आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू, 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 और ये आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो 1 जो है आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके बराबर आ गया, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2, ये तो आ गया, यानी E जो है मेरा लेसर देन 1 और इक्वल टू 1 तो आ गया। हाउ 0, डेफिनेशन है भाई, मिनिमम कितना हो सकता है ये v2 माइनस v1, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मिनिमम कितनी हो सकती है, या तो सेपरेट होंगे तो v2 माइनस v1 एग्जिस्ट करेगा, या सेपरेट नहीं होंगे तो v2 माइनस v1 की वैल्यू 0 होगी। तो क्या हुआ मेरे पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमने प्रूव किया। अब मैं आपके साथ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के दो न्यूमेरिकल सिंपल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, नॉट ऑन डेफिनेशन बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड। फर्स्ट, एक बॉल है, एक बॉल है, हमने उसको h हाइट से ड्रॉप किया। अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, जिस काइनेटिक एनर्जी से वो ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करेगा उसी काइनेटिक एनर्जी से वो रिबाउंड करेगा, और अगर उसी काइनेटिक एनर्जी से वो रिबाउंड करे दैट विल रीच टू द सेम हाइट। बट अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो दैट विल नॉट रिबाउंड टू द सेम हाइट, बिकॉज सम काइनेटिक एनर्जी विल लॉस्ट, और कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी तो वो उतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाएगा। तो हमें क्या करना है कि मान लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, अब ये आफ्टर फर्स्ट कोलिजन रिबाउंड हुआ,
ये तो मेरा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ इसने s, और फर्स्ट कोलिजन के बाद में ये रिबाउंड हुआ और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s2, रेस्ट पे आ गया, फिर वापस आया। फिर इसने थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी लॉस कर दी, फिर ये कुछ काइनेटिक एनर्जी से रिबाउंड हुआ और फिर वापस आया। फिर ये काइनेटिक एनर्जी से, लेस काइनेटिक एनर्जी से रिबाउंड हुआ, फिर वापस आया। ठीक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर ईच कोलिजन is E, dropped from height h, dropped from what height, h height, how much, total distance will it cover before coming to rest। यानी क्या कैलकुलेट करना है मुझे कैलकुलेट करना है s इज इक्वल टू s1 प्लस 2s2 प्लस 2s3 प्लस 2s4 प्लस सोन, ये कैलकुलेट करना है। व्हाट इज दिस, राइट? s1 आया, s2 ऊपर गया, फिर s2 वापस आया, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो हाउ आई कैलकुलेट दिस, कैलकुलेट करता हूं, राइट? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज E, मान लेते हैं ये किस वेलोसिटी से फॉल करता है, v1 वेलोसिटी से फॉल करता है। लेट स्ट्राइक्स फर्स्ट विद वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू v। किस वेलोसिटी से ये फर्स्ट स्ट्राइक करता है, v1 किसके बराबर, v के बराबर। if it rebounds with velocity v2 then, अगर ये किस वेलोसिटी से रिबाउंड करता है, v2 से, ये v1 से फॉल किया, v2 से रिबाउंड कर रहा है, यहां v2 से क्या कर रहा है, रिबाउंड कर रहा है, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन से क्या, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, v2 वेलोसिटी से रिबाउंड कर रहा है तो ये ग्राउंड की वेलोसिटी 0, v2 वेलोसिटी से ये ग्राउंड से दूर जा रहा है, v2 माइनस किससे दूर जा रहा है, ग्राउंड से जा रहा है, 0 डिवाइडेड बाई व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, किस वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, ग्राउंड की वेलोसिटी 0 माइनस ऑफ माइनस v1। ये माइनस क्यों लिया, बिकॉज दैट वाज फॉलोइंग डाउनवर्ड, इसलिए नेगेटिव लिया। तो यहां से मेरे पास E किसके बराबर आ गया, v2 डिवाइडेड बाई v1, और यहां से v2 किसके बराबर आ गया मेरे पास, E v1, और v1 को v के बराबर मान रखा है, तो आपके पास v2 जो आ गया वो आ गया मेरे पास EV। ये फर्स्ट रिबाउंड है। सेकंड रिबाउंड, मोटी सी बात है, इस बार जैसे ये क्या हुआ मेरे पास, v2 बाई v1 हुआ, सेकंड रिबाउंड में आपके पास E जो होगा वो v3 बाई v2 हो जाएगा, और v3 किसके बराबर होगा, v3 होगा EV2, मतलब E स्क्वायर v। ये सेकंड रिबाउंड हो गया। थर्ड रिबाउंड देखिएगा, ये फर्स्ट रिबाउंड है, दिस इज फर्स्ट रिबाउंड, ये सेकंड रिबाउंड, ये थर्ड रिबाउंड, एक पीछे चल रहे हैं। तो व्हाट इज वेलोसिटी आफ्टर nth रिबाउंड, nth रिबाउंड के बाद में हमारी वेलोसिटी हो गई e रेज टू द पावर n माइनस 1 v। कितनी होगी, e रेज टू द पावर n माइनस 1 v। अब हमारे पास
वेलोसिटी ऑफ nth रिबाउंड आ गई, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट रिबाउंड आ गई, ये आ गई। नाउ व्हाट इज S2? S2 किसके बराबर? S2 किसके बराबर? यानी हाइट आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड किसके बराबर? V2 स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन अप्लाई करके चलें? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। क्या हुआ? हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जाकर के कितनी हो गई? 0। किस वेलोसिटी से स्टार्ट हुई? V2 स्क्वायर से इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AS1। ए को माइनस जी लिख देता हूं मैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया मेरे पास? S1 आ गया। S1 आ गया, किसके बराबर आ गया? V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। इसी तरह से S3 किसके बराबर आ जाएगा? S3 आ जाएगा V3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। इसी तरह से S4 किसके बराबर आ जाएगा? S4 आ जाएगा V4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। S इज इक्वल टू व्हाट इज S1? ये सॉरी, ये क्या नहीं है, हाइट आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड, ये S2 से रिप्रेजेंट कर रखा है, S2। और ये हमारे पास, हाँ, दिस इज S3, दिस इज S4। ठीक है, S1 किसके बराबर है? H के बराबर है, प्लस ट्वाइस ऑफ S2 किसके बराबर है? S2 है V2 स्क्वायर बाई 2G। S3 किसके बराबर है? V3 स्क्वायर बाई 2G। S4 किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ V4 स्क्वायर बाई 2G। सॉल्व करते हैं आगे। क्या आया? V2 इज, क्या आ गया हमारे पास? H इज इक्वल टू, व्हाट वाज V2? V2 क्या था? S इज इक्वल टू H प्लस E। V2 क्या था? V2 क्या था? V2 हमने लिख रखा था EV1, यानी EV। तो ये हो गया मेरे पास, 2 से तो 2 कैंसिल कर देता हूं, E स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई G प्लस, व्हाट इज V3? V3 किसके बराबर था? V3 थे हमारे पास E स्क्वायर V के बराबर। V3 किसके बराबर था? E स्क्वायर V के बराबर। तो ये हो गया मेरे पास E की पावर 4 V स्क्वायर डिवाइडेड बाई G प्लस E के पावर 6 V स्क्वायर डिवाइडेड बाई G प्लस ऑन। ये ऐसा आ गया। कितना आ गया S? ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? H कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? H हुआ हमारे पास V स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। तो हमारे पास क्या आ गया? V स्क्वायर बाई G किसके बराबर आ गया? 2H के बराबर आ गया। तो ये वैल्यू पुट करता हूं अब मैं, S इज इक्वल टू H प्लस E स्क्वायर, V स्क्वायर बाई G की जगह क्या पुट करके चलूं? V स्क्वायर बाई G की जगह पुट करके चलूं 2H प्लस E की पावर 4। V स्क्वायर बाई G की जगह क्या पुट करके चलूं? 2H प्लस E के पावर 6, 2H एंड सो। यहां से क्या आ गया हमारे पास? H सारे में से कॉमन ले लिया, 1 प्लस, अब इसमें से E स्क्वायर कॉमन ले लिया, E स्क्वायर 1 प्लस E स्क्वायर प्लस E की पावर 4 प्लस सोन 2E स्क्वायर, 2E स्क्वायर कॉमन ले लिया, H तो सारा बाहर आ गया, फिर 2E स्क्वायर बचा, फिर 2E की पावर 4 बचा। व्हाट इज दिस? ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज GP।
1 + r + r² + r³ अगर r लेस देन 1 है तो सम होता है इसका 1/1 - r। तो यहां पर क्या आ गया 1 + 2e² और इसका कितना सम आ गया 1/1 - r कितना e²। कॉमन रेशियो किसके बराबर है e²। कितना आ गया तो फिर हमारे पास ये h 1 - e² + 2e² डिवाइडेड बाई 1 + 1 - e²। एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया 1 - e²। तो क्या बच गया ये हमारे पास बच गया h इंटू 1 + e² डिवाइडेड बाई 1 - e²। ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ गया। इसी तरह से अगर कोई पूछे तो टोटल टाइम कितना होगा, व्हाट इज द टोटल टाइम। अगर h हाइट से ही गिराए तो टोटल टाइम किसके बराबर होगा, तो t कैलकुलेट करेंगे हम। कैसे कैलकुलेट करेंगे t हम, वही तरीका है। ये मेरे पास t1 है, जो भी होगा t2 किसके बराबर होगा v = u + at। तो ये हमारे पास v2 आ जाएगा। तो तरीका वही है हमारे पास, क्या चीज टोटल टाइम किसके बराबर होगा, टोटल टाइम होगा यहां से यहां तक का तो मैं t मान लेता हूं, फिर ये +2t2 +2t3 प्लस ऑन। अब ये बात आती है कि मेरे पास t2 किसके बराबर है। पहले तो t ले लें किसके बराबर है, t तो आ गया हमारे पास h = ½ g t²। तो t तो आ गया मेरे पास 2h/g²। ठीक है ना, व्हाट इज t2 t3। अब ये किस वेलोसिटी से रिबाउंड हुई, किस वेलोसिटी से रिबाउंड हुई v2 वेलोसिटी से रिबाउंड हुई। किस वेलोसिटी से रिबाउंड हुई v2 वेलोसिटी से रिबाउंड हुई। तो क्या लिखूं मैं v = u + at। तो ये मेरे पास v2 किसके बराबर है, फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर 0 के बराबर, फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर 0 के बराबर, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर v1 के बराबर माइनस जी t1। तो t1 किसके बराबर हो गया v1/g के बराबर हो गया, और t1 किसके बराबर हो गया v1/g जो है ev/g के बराबर। What is v? v is the velocity with which it strikes। वही निकाल लेता हूं v = u + at। तो t किसके बराबर हो गया हमारे पास v = u कितना 0 + gt। t किसके बराबर v/g के बराबर, यानी t1 किसके बराबर आ गया मेरे पास et के बराबर आ गया। t2 किसके बराबर आ गया e² t के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास जो v2/g बनेगा वो e² v बनेगा। तो टोटल टाइम किसके बराबर आ जाएगा t आ जाएगा t + ट्वाइस ऑफ et + ट्वाइस ऑफ e² t + ट्वाइस ऑफ e³ t एंड सो ऑन। यहां से मैंने t कॉमन ले लिया 1+, यहां से मैंने 2e कॉमन ले लिया 1 + e + e³ + सो ऑन। तो ये आ गया मेरे पास t × 1 + 2e × 1/1 - e। तो ये आपके पास वापस आ गया 1 + e/1 - e × t। दिस इज टोटल टाइम। ठीक है, nth रिबाउंड में कितना होगा आपके पास e⁻n−1t टाइम। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल हम डिस्कस करके चलते हैं। Once again I am with you।
फिजिक्स रिक्वायर्स पेशेंस, पेशेंस के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करो, हंसते हंसते न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। क्या चीज है मेरे पास, एक बॉल आ रही है u वेलोसिटी से, दिस इज ग्राउंड, और ये जब इसके ऊपर ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करती है, अल्फा एंगल के ऊपर स्ट्राइक करती है, इलास्टिक कोलिजन नहीं है, इन इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक भी नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई के बराबर है। व्हाट इज आस्किंग दैट एट विच एंगल इट इज रिबाउंड एंड विद व्हाट वेलोसिटी इट विल रिबाउंड, किस एंगल के ऊपर ये रिबाउंड होगा और किस वेलोसिटी से रिबाउंड होगा, ये कैलकुलेट करके बताना है। किस वेलोसिटी से आ रही है, u वेलोसिटी से आ रही है, किस वेलोसिटी से रिबाउंड हो रही है, v निकाला इन टर्म्स ऑफ u, कितने एंगल पे आ रही है, अल्फा बीटा, दो कंपोनेंट कर लेते हैं, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, दिस इज u cos अल्फा, दिस इज u sin अल्फा, दिस इज, अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, ये बीटा होगा तो ये v cos बीटा, और ये हमारे पास v sin अल्फा। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ग्राउंड का तो कोलिजन है ही नहीं। व्हाट आर द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस, केवल नॉर्मल फोर्स, फोर्स इज एक्टिंग ओनली, एक्टिंग नॉर्मली, फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है, नॉर्मली, यानी वाई एक्सिस के अलोंग, यानी अगर मोमेंटम चेंज होगा, ये जो बॉल गिरी है नॉर्मल फोर्स लगेगा इसके ऊपर, और वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंटम चेंज होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई मोमेंटम चेंज नहीं होगा, तो मोमेंटम ऑफ द बॉल अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो गया, एम वी कॉस बीटा इज इक्वल टू एम यू, एम वी कॉस बीटा नहीं, v sin अल्फा इज इक्वल टू एम यू कॉस अल्फा, m से m कैंसिल हो गया, v sin अल्फा इज इक्वल टू u cos अल्फा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कहां से आई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस से। अलोंग एक्स एक्सिस क्यों लगाया, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स काम नहीं कर रही है। तो भाई अब क्या करें, अब हम अप्लाई करते हैं डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई क्या है, ई इज इक्वल टू, यहां पे देखने वाली बात है, मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था डिफरेंस नहीं है वेलोसिटी का, क्या है, सेपरेशन की वेलोसिटी क्या है। तो अब आप बताओ, v साइन अल्फा की वजह से तो ये ग्राउंड से सेपरेट ही नहीं हो रही, तो v साइन अल्फा सेपरेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर सेपरेशन है तो किसकी वजह से है, v cos बीटा की वजह से है। तो आपके पास E किसके बराबर हो गया, v cos बीटा डिवाइडेड बाई -0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस अप्रोच u साइन अल्फा से तो फ्लोर के पैरेलल जा रही है, अप्रोच तो किसकी वजह से कर रही है, u cos अल्फा के वजह से कर रही है, माइनस u cos अल्फा। तो हमारे पास क्या आ गया, v, ये हमारे पास एम वी साइन अल्फा कैसे लिख दिया हमने, ये कॉस बीटा है, ये भी बीटा आएगा। तो v cos बीटा इज इक्वल टू व्हाट, e इंटू यू cos ऑफ अल्फा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो बीटा आ गया, अगर मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करें, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करें, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा साइन बीटा, ये गलत कर दिया हमने, ये भी यू साइन अल्फा आएगा, जो चेंज करनी चाहिए थी वो तो नहीं किया हमने। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, यू साइन अल्फा,
ये v साइन बीटा था, तो ये v साइन बीटा, ये u साइन अल्फा, तो ये क्या आ गया हमारे पास डिवाइड करने से, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाई, और फर्स्ट को सेकंड को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो, फर्स्ट को सेकंड को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ई स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहां से मेरे पास ये 1 आ गया, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, u बाहर निकाल लें, स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये वैल्यू आ गई, किस चीज की आ गई, v की। इस तरह से ये ध्यान रखने लायक है, किस वजह से अप्रोच हुआ, कॉस अल्फा की वजह से, दूर किस वजह से गया, कॉस बीटा की वजह से, राइट। थैंक यू।